अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। फ़ालिज दुनिया भर में बड़ी उम्र के लोगों में नंबर 1 रीज़न है माजूरी का। आज इस टॉक में हम वो चंद तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे फ़ालिज से बचा जा सकता है। फ़ालिज का जो नंबर 1 रिस्क फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर है। बहुत सारे लोगों को कम उम्री से ही ब्लड प्रेशर हो जाता है और इसकी वजह मौरूसी यानी जेनेटिक होती है। ऐसे लोगों को बर वक्त ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हो जाना और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाना आइंदा ज़िंदगी में उनको फ़ालिज से बचा सकता है, या कम से कम जो फ़ालिज होने की उम्र है उसको फ़र्दर से फ़र्दर लेट एज तक पुश कर सकता है, ताकि जिस उम्र में वो यंग हैं, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं, फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारियां हैं, जॉब पे हैं, बिज़नेस में हैं, उस उम्र में उनको माजूरी ना हो जाए। तो ब्लड प्रेशर की जो तशख़ीस है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपकी फ़ैमिली में, आपके बहन भाइयों में या पेरेंट्स में किसी को कम उम्री में ब्लड प्रेशर हुआ था तो आपको लाजमी अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, और उसको अगर वो ज़्यादा है तो ट्रीट करना चाहिए, और इससे फ़ालिज से बचा जा सकता है, या कम से कम उसको लेट एज तक उसको पुश किया जा सकता है, लेट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो फ़ालिज का बड़ा रिस्क फैक्टर है वो शुगर है, यानी डायबिटीज़। डायबिटीज़ का भी यही मामला है कि अगर आपकी फ़ैमिली में यंग एज में लोगों को डायबिटीज़ हुआ है, आपके बहन भाइयों में, वालदैन में, तो आपको अपने आप को चेक कराना चाहिए शुगर के लिए। ये बड़ा आसान सा टेस्ट होता है, अक्सर लोगों के घर में मशीन मौजूद होती है। और अगर आपकी शुगर फास्टिंग में यानी खाली पेट 124 से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर रैंडम शुगर हम कहते हैं, किसी भी खाने के 2 घंटे या इससे ज़्यादा बाद अगर आप शुगर चेक करें और ये 150 से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से, मेडिकल स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए, ताकि वो आपकी शुगर का इलाज करें। और शुगर का इलाज भी इसी तरह फ़ालिज को या तो होने से रोक लेता है, या फिर अगर होना भी है तो लेट उम्र तक ले जाता है, जबकि आप अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हो चुके हों। उसके बाद अगली चीज़ जो जो फ़ालिज को होने से रोक सकती है वो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल है। इसमें ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनको मौरूसी तौर पर बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड होते हैं, और इन लोगों के अंदर बर वक्त तशख़ीस नहायत ज़रूरी है, और अगर तशख़ीस हो जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट। वंस अगेन इसके अंदर भी आप अपनी फ़ैमिली की तरफ देखें कि अगर आपकी फ़ैमिली में यंग एज में हार्ट डिज़ीज़ यानी हार्ट अटैक या फ़ालिज या कोलेस्ट्रॉल की तशख़ीस हुई है तो आपको भी अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करा लेना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा आए तो अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से रब्ता करके इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। उसके बाद जो चौथी चीज़ आप अपने आप को फ़ालिज से बचाने के लिए कर सकते हैं वो सिगरेट से जान छुड़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि पिछले कुछ दहाइयों में जो सिगरेट की तरफ रुझान है वो कम हुआ है, लेकिन जहाँ एक तबका सिगरेट को छोड़ चुका है या वो शुरू नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में सिगरेट, लेकिन कुछ ऐसे तबकात हैं जहाँ मैं देखता हूँ कि सिगरेट या वेप जो कि एक नई लानत है उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, और उसमें सबसे बड़ा तबका ख़वातीन का है। मतलब अफसोसनाक बात है कि हालांकि हमारे कल्चर में ये चीज़ पहले नहीं थी, लेकिन अब एक तबका है ख़वातीन में जो ज़्यादा सिगरेट और वेप की तरफ जा रहा है। उसके अलावा जो मर्दों में जो तबकात अभी भी सिगरेट वगैरह के साथ जुड़े हुए हैं, उसके अंदर जो निचला तबका है, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैं, वो अभी भी सिगरेट की लानत के साथ जो हैं फंसे हुए हैं, और सिगरेट एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जो फ़ालिज की तरफ आइंदा ज़िंदगी में लेके जा सकता है। तो अगर आप ख़ुद से सिगरेट छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, और सिगरेट छोड़ने का तरीका एक ही है कि आप एक दिन पहले तो अपने आप को राज़ी करें कि मैं सिगरेट छोड़ना ज़रूरी क्यों है, फिर उसके बाद एक दिन मुकर्रर कर लें, कोई ज़िंदगी का बड़ा दिन। मिसाल के तौर पे आप फ़ैसला कर लें, जी मैं जो है वो 14 अगस्त से आइंदा सिगरेट बिल्कुल नहीं पीऊँगा, या अब जो आने वाला रमज़ान है उसके बाद मैं सिगरेट को हमेशा के लिए छोड़ दूँगा, और इस तरह फिर अपनी बात पर कायम भी रहें। उस कंपनी को छोड़ें जो आपको सिगरेट पीने पर मजबूर कर देती है, और सिगरेट छोड़ देना आइंदा ज़िंदगी में फ़ालिज को होने से बचाने का एक बड़ा तरीका है। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी वेस्टर्नाइज हो रही है, ज़्यादा लोग ऑफिस जॉब्स कर रहे हैं, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कम से कम होती जा रही है। ज़्यादा लोग बैठ के अपने दफ्तर में काम करते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में रेगुलर एक एक्सरसाइज का रूटीन बना लें, वॉक करें, जॉगिंग करें, या किसी स्पोर्ट
کھیل کو کھیلیں تو اس سے بھی آئندہ زندگی میں فالج ہونے کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر خوراک بہت ہی ضروری ہے۔ ونس اگین جیسے ہماری سوسائٹی ویسٹرنائز ہو رہی ہے، ہم مغربی جو معاشرت ہے اس کو اپناتے جا رہے ہیں۔ ہماری جو ایک اچھی خوراک تھی جس میں عام کھانے، سالن، روٹی، سبزی، دالیں، فروٹ، سلاد، رائتا، اس طرح کی چیزیں جو بہترین خوراک ہے اس کو چھوڑ کر ہم ایک بدترین خوراک کی طرف جاتے جا رہے ہیں، جس کے اندر برگرز اور پیٹزا اور لزانیہ اور چیز اور عجیب قسم کی بیہودہ قسم کی نئی ڈشیں میں آج کل دیکھ رہا ہوں، جیسے لوڈڈ فرائز کا ایک آج کل چرچا ہے جی، کہ آلریڈی ایک فرائیڈ کھانا ہے چپس، اور اس کے اوپر جو ہے میونیز اور چیز اور کیا کیا گند بلا ڈال کے جو ہے نا اس کو ایک نہایت انہیلدی کھانا بنا لیتے ہیں۔ اور بہت سے ایسی خوراکیں ہوں گی جو ایم شور کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں، جو کہ نوجوان آج کل کے پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی آئندہ زندگی میں موٹاپے اور فالج کے رسک کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو خوراک صحیح چوز کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے فالج کی ٹریٹمنٹ اور تشخیص کی ٹریننگ لی امریکہ میں، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی اپنے پیشنٹ کو کاؤنسل کرتے ہوئے جو میرے ذہن میں آج تک رہ گئی۔ تو انہوں نے ایک صاحب تھے، ان کو فالج ہو گیا تھا، انہوں نے ان سے کہا جی کہ آپ وہ خوراک کھانا پسند کریں جو آپ کی دادی اماں، بلکہ پر دادی اماں جو تھیں وہ کھایا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیکجڈ فوڈز ہیں اس کا رواج نہیں تھا، تو خالص خوراکیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد اس طرح کی جو فرائیڈ فوڈز اور بیکری آئٹمز اور ڈفرینٹ قسم کی جو نئی چاکلیٹس اور یہ چیزیں نہیں بنی تھیں، کیونکہ اب ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ وہ خوراک کھائیں جو آپ کی پردادی اماں کھایا کرتی تھیں، اور وہ آپ کے لیے صحت بخش ہوگی۔ خوراک کے بعد مینٹل ہیلتھ بڑی ضروری ہے۔ جو ہمارا اعصاب ہیں، جو ہماری ذہن کی پرامن ہونا ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے جسم کو صحت میں رکھنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، باڈی بھی مختلف سٹریسز کی وجہ سے ڈفرینٹ ہارمونز ایکسیس ریلیز کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے بھی آئندہ زندگی میں فالج کا رسک بڑھتا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن یا انگزائٹی اس لیول پہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے اوپر ایک منفی اثر ڈال رہا ہے، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی ایک بیماری کی صورت میں ہوتا ہے۔ آف کورس ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی پریشانی ہوئی، اس سے تھوڑا ڈاؤن ہو گئے اور پھر ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ جذبات اتنے دائمی رہتے ہیں کہ وہ ان کے جسم پر بھی منفی اثر کرنا شروع ہوتے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ صحیح ہونا آئندہ زندگی میں ایک فالج سے بچنے کے لیے نہایت اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری چیز موٹاپا بہت ساری بیماریوں کو خراب کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا شوگر، آپ کا کولیسٹرول، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کے لیور کی ہیلتھ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور ایم شور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو کہ موٹاپے سے خراب ہوتی ہیں۔ تو موٹاپا بھی آج کل اپنے طور پہ ہی ایک بیماری بن چکا ہے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی مغربی معاشروں کی طرح موٹاپے کی وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ جیسے کرونا کی وبا آئی تھی، اسی طرح موٹاپے کی وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو اپنے امی ابو کی جو پرانی کوئی شادی کی البم یا ایسی کوئی پرانے تصویروں کی البم ہے تو وہ کھول کے دیکھ لیں، اور آج کی تصویریں ساتھ رکھ لیں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ 30 سال پہلے کے لوگوں کی جو جسامت تھی آج کے لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہے، اور اس کی ایک بڑی ریزن ہماری بری خوراک، کم ایکٹیویٹی اور زیادہ ایسے مشغلوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا یا لگانا ہے جس کے اندر ایکٹیویٹی کم ہے، جیسے موبائل آج کل کے دور کی ایک میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ فتنہ بن چکا ہے کہ وہ نہ اس کی وجہ سے ایکٹیویٹی کچھ کر پاتے ہیں، کوئی سپورٹس نہیں کر پاتے ہیں، ہر وقت جو ہے نا ہر چیز موبائل پہ اویلیبل، نہ کہیں چلنے پھرنے کی ضرورت۔ جہاں یہ ایک سہولت بھی ہے، وہیں بہت سے لوگوں کے لیے فتنہ بھی ہے۔ تو وزن کا کنٹرول نہایت ضروری ہے، اور اگر آپ کے اندر بھی آپ کا جو وزن ہے، ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں
बॉडी मास इंडेक्स BMI उसका मुखफ़फ़ है, और ये इंटरनेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स BMI के मौजूद हैं। उसके अंदर आपने अपना वज़न और हाइट डालनी होती है और वो आपको एक कैलकुलेशन करके दे देता है। और अगर आपका BMI 30 से ऊपर है लगभग, तो आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ख़ुराक के ज़रिए से, काउंसलिंग के ज़रिए से, एक्सरसाइज के ज़रिए से, हत्ता कि आप कुछ नई ऐसी दवाएं भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए से आपका वज़न लूज़ करने के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। और बहुत ही अगर एडवांस मोटापा हो तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी मौजूद हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के नाम से, जो कि वज़न लूज़ करने के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने 7-8 चीज़ों का ज़िक्र किया, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, एक्सरसाइज, खुराक का ठीक होना, मेंटल हेल्थ और मोटापे का कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपने जहन नशीन कर ली होंगी, ताकि आप आइंदा ना सिर्फ फालिज से बच सकें, बल्कि हार्ट डिज़ीज़, गुर्दे के फेलियर और दीगर बीमारियों से भी आइंदा अपने आप को बचा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातचीत से कुछ मुस्बत मैसेज मिला होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।